Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है और फिर डिफरेंट काइंड का जो पोल्यूशन होता है उसको हमने आज के क्लास में, आज के लेक्चर में स्टडी करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पोल्यूशन। तो बच्चों, पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आ जाए, वो भले चेंज फिजिकल हो, भले चेंज केमिकल हो, या भले चेंज बायोलॉजिकल हो, आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई ऐसा चेंज आ जाए जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह हो, लाइफ के लिए नुकसानदेह हो, तो ऐसे चेंज को पोल्यूशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर कुछ केमिकल्स का इजाफा कर दें, अपने ज़मीन में कुछ केमिकल्स का इजाफा कर दें, एनवायरनमेंट में कुछ केमिकल्स का इजाफा कर दें, मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो अब ये आपके एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है और इसका एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो ये पोल्यूशन हो जाएगा। एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस जिनका लाइफ पर हार्मफुल इफेक्ट हो, तो उन चेंजेस को पोल्यूशन कहा जाता है। दैट चेंजेस कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, किसी भी किस्म का ये चेंज हो सकता है। अब बच्चों, पोल्यूशन जो है वो दो तरह का होता है, एक कहलाता है मटेरियल पोल्यूशन और एक कहलाता है नॉन मटेरियल पोल्यूशन। मटेरियल पोल्यूशन से मुराद अगर हमारे एनवायरनमेंट में किसी मटेरियल या किसी सब्सटेंस की ज्यादती होना शुरू हो जाए, कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होने लग जाए और उसका फिर हार्मफुल इफेक्ट हो लाइफ पर, तो इसको मटेरियल पोल्यूशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन जो है वो मटेरियल पोल्यूशन की टाइप्स होती हैं। और इसी तरह नॉन मटेरियल पोल्यूशन से मुराद आपके एनवायरनमेंट में कोई मटेरियल सब्सटेंस तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा होगा और उस डिस्टर्बेंस की वजह से आपका एनवायरनमेंट रहने के काबिल नहीं होगा, बर्दाश्त के काबिल ना रहे, ऐसा पोल्यूशन नॉन मटेरियल पोल्यूशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे जो नॉइस पोल्यूशन होती है वो नॉन मटेरियल पोल्यूशन है। नॉइस पोल्यूशन में किसी मटेरियल का इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन नॉइस ज़्यादा हो रही है जिससे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया, अनबेरेबल हो गया। तो ऐसे पोल्यूशन को, जो कि किसी सब्सटेंस की ज्यादती से नहीं बल्कि एनवायरनमेंट की डिस्टर्बेंस से हो रहा होता है, और एनवायरनमेंट और जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है फिर वो रहने के काबिल ना रहे, अनबेरेबल हो जाए, तो इसको नॉन मटेरियल पोल्यूशन कहा जाता है। अब बच्चों, हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसका इफेक्ट, इसकी कॉजेस पर बात करेंगे। सो व्हाट इज एयर पोल्यूशन? अगर हमारे एनवायरनमेंट के एयर में, हवा में सब्सटेंसेस का इजाफा हो रहा हो, मटेरियल्स का इजाफा हो रहा हो, क्योंकि ये मटेरियल पोल्यूशन है, अगर हमारे एयर में सब्सटेंसेस का या मटेरियल का इजाफा हो रहा हो और उस इजाफे का लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हार्मफुल इफेक्ट आ रहा हो, तो फिर इसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो ओजोन डेप्लेशन जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, ये सब एयर पोल्यूशन है। एसिड रेन के अंदर हवा में आप कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इजाफा कर रहे होते हैं, जिससे फिर वो एसिड रेन का इफेक्ट आ जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस में भी आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस का इजाफा कर रहे होते हैं, जबकि ओजोन डेप्लेशन में आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इजाफा कर रहे होते हैं। सो अगर एयर के अंदर हम किसी मटेरियल को ज़्यादा करने लग जाएं और उसका फिर एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट हो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो इसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है। एयर पोल्यूशन के जो सबसे बड़े कॉजेज हैं, वजूहात हैं, वो है फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, जैसे पेट्रोल को, कोयले को जलाने से एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है। इंडस्ट्रीज और व्हीकल से जो धुआं निकलता है, जो एग्जॉस्ट होता है, वो एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉज है, रीज़न है। इसके अलावा माइनिंग ऑपरेशंस के दौरान भी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं जो आपके एयर को पोल्यूट कर रही होती हैं, तो दे आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब बच्चों, बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। आप एयर पोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड जो कि इंडस्ट्री से रिलीज हो रही होती है, इसका इजाफा करते हैं, तो आई इरिटेशन और एसिड रेन का बाइस बनता है ये। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का इजाफा हो जो कि गाड़ियों से रिलीज हो रही होती है,
तो इससे हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी है वो बहुत रिड्यूस होती है, बहुत इफेक्ट पड़ने लग जाता है उस पर। इसी तरह गाड़ियों से कार्बन हाइड्रोकार्बन अगर इमिट होते हैं और वो एयर में शामिल होते हैं तो उससे एयर पोल्यूट हो जाती है और ये लंग कैंसर का बाइस बनती है। कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो आर्सेनिक रिलीज करते हैं एयर के अंदर, और ये आर्सेनिक प्लांट्स के लिए काफ़ी टॉक्सिक होता है। इसी तरीके से अमोनिया रिलीज होती है एयर के अंदर, अमोनिया एयर को पोल्यूट कर देती है जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन हो जाती है, और इसके अलावा ये एग्रीकल्चर पर, प्लांट पर इफेक्ट डालता है अमोनिया। इसी तरह कुछ गाड़ियों से बेंजीन भी रिलीज होता है और ये बेंजीन ब्लड कैंसर और क्रोमोसोम्स को डैमेज करता है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका इजाफा एयर में हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो गया, और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स आपको बताए कि ये कंपाउंड्स फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल की, एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके अगर इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं तो जाहिर है इसको फिर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सो कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि गाड़ियों में से टॉक्सिक गैसेस रिलीज ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं ताकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल रिड्यूस हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त प्लांट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रिड्यूस हो जाएगा। हर शख्स के पास इंडिविजुअल गाड़ी होने के बजाय मास ट्रांजिट सिस्टम का शहर में स्टैब्लिश किया जाए। हर बंदे के पास अपनी गाड़ी होगी तो 10 बंदे 10 गाड़ियां लेके घूम रहे होंगे, और फिर उन गाड़ियों से अच्छा खासा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन यानी अच्छा खासा जो धुआं है वो फिर एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। और अगर एक बस आ जाए तो एक बस काफ़ी बंदों को लेके जाता है, तो मास ट्रांजिट सिस्टम जो है वो भी फिर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो एयर पोल्यूशन रिलीज़ कर रही होती हैं तो उनकी जो चिमनीज़ होती हैं वहाँ फ़िल्टर लगाया जाए ताकि जब वो एयर में कुछ रिलीज़ करें जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है वो फ़िल्टर हो जाएं। इसके अलावा सोलर कुकर या बायोगैस प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को इंडस्ट्रीज़ में लगाया जाए, ना कि बर्निंग यानी कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनको जलाकर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने लिए जो है एनर्जी पैदा ना करें, बल्कि सोलर कुकर या बायोगैस जैसे यूनिट्स का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा फैक्ट्रीज़ में फॉसल फ्यूल्स को हर तरह से उसका जो इस्तेमाल है वो ख़त्म होना चाहिए, ऐसी फ्यूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि नॉन फॉसल हो। ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ओजोन डेप्लेशन ना हो। सो ये कुछ तरीके थे हमारे पास एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के। अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। बच्चों, अगर वाटर पोल्यूशन ये भी मटेरियल पोल्यूशन की एक एग्जाम्पल है। अगर आप कोई मटेरियल का इजाफा कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट के पानी के अंदर, अगर एनवायरनमेंट के पानी में कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा होने लग जाए और उस मटेरियल के इजाफी होने से, उस मटेरियल की ज़्यादती होने से लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हार्मफुल इफेक्ट हो, तो इसको वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। वाटर पोल्यूशन के जो मेजर रीजंस हैं उनमें सीवेज है, गंदा पानी पानी में शामिल हो जाता है। गंदा जो गटर के पानी होते हैं, सीवेज, ये इनमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं तो ये पानी में शामिल होते हैं जिससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो केमिकल पोल्यूटेंट्स बनाती हैं और उन्हें पानी में डिस्चार्ज कर देती हैं, तो इससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो यूज़ किए जाते हैं उनसे भी फिर वाटर पोल्यूशन क्रिएट होती है। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मर्क्यूरी जो कि एक इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है, इंडस्ट्रीज इस केमिकल को रिलीज़ कर देती हैं पानी के अंदर, और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स में भी मर्क्यूरी होता है, तो ये ब्रेन डैमेज करता है। बैक्टीरिया जो सीवेज के थ्रू जो है हमारे वाटर में आ जाते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, इससे काफ़ी किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं इंसानों में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में। पेस्टिसाइड से सेलेनियम रिलीज़ होता है और इंडस्ट्रीज से भी सेलेनियम रिलीज़ होता है पानी के अंदर जो कि कैंसर पैदा करता है। इसके अलावा अगर पानी ख़राब होगा, पानी वाटर पोल्यूशन होगी, तो उससे फिर जो पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स होंगे, मेराइन लाइफ होगी, वो काफ़ी जो है वो डैमेज होती है। अगर हम कंट्रोल की बात करें, वाटर पोल्यूशन को किस तरह कंट्रोल किया जाए, तो जो सीवेज पानी के अंदर रिलीज़ हो रहा है, जो पानी को पोल्यूट कर रहा है, उसको ट्रीट किया जाए। इसके अलावा कम से कम फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए। रिवर और स्ट्रीम्स को प्रोटेक्ट किया जाए कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपना वेस्ट रिवर में, स्ट्रीम्स में, दरिया में, झीलों में, इनमें जो है वो ना निकालें। ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने वेस्ट को पानी में डंप ना करें बल्कि ट्रीट करके उसको डंप करें।
इसके अलावा इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज के अंदर जो है अगर एसिडिक वेस्ट रिलीज हो रहा है, कोई एसिड है वो एक वेस्ट है और वो उसको पानी में रिलीज कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज को चाहिए कि उस एसिड वेस्ट को रिलीज करने से पहले एल्कलीज के जरिए उसको यानी बेसिस के जरिए उनको न्यूट्रलाइज करें। अब बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? अगर हम जमीन पर, सॉइल पर, मट्टी में, अगर हम अपनी ज़मीन में ऐसे कोई सब्सटेंसेस का इजाफा कर दें जिसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हार्मफुल इफेक्ट हो, तो इसे सॉइल पोल्यूशन कहा जाता है। सॉइल पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन और प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द सॉइल। आप जानते हैं कि सॉइल में बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, जो हमारे इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स होते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा सॉइल बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट जो है सॉइल से मिनरल्स हासिल करते हैं। अगर इस सॉइल में कुछ गलत सब्सटेंसेस हैं, कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, तो फिर वो प्लांट में आ जाएंगे जो कि नुकसानदेह होंगे। इंडस्ट्रीज, ऑयल लीकेज, इंडस्ट्रीज या लोग जो हैं अपने वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, ज़मीनों पे फेंक देते हैं, या फिर एसिड रेन जो होती है, ये हमारे सॉइल पोल्यूशन की रीजंस होते हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें तो प्लांट की ग्रोथ पे काफ़ी इफेक्ट करती है। अभी आपको बताया मैंने, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अगर सॉइल पोल्यूट होगी, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे बल्कि पॉल्यूटेंट्स होंगे, तो फिर प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट करेगी। इसके अलावा यह सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको डिक्रीज करती है। क्रॉप्स अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अगर ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, पानी के साथ साथ वो पॉल्यूटेंट प्लांट्स में चला जाता है। फिर इन प्लांट्स को जब एनिमल्स, ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं, तो ये पॉल्यूटेंट्स इंसान के या एनिमल्स के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं, जिनसे इंसान की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, एनिमल्स की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये नहीं है कि सॉइल पोल्यूशन सिर्फ प्लांट्स को इफेक्ट करता है, बल्कि ह्यूमंस को या दूसरे एनिमल्स को जो प्लांट्स खाते हैं उनको इफेक्ट कर सकता है। कंट्रोल की बात करें तो सॉलिड वेस्ट जो होते हैं उन्हें रिसाइकल किया जाए। सॉलिड वेस्ट को रिसाइकलिंग के जरिए हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। फिर सॉलिड वेस्ट जो है रिसाइकल के बाद उन्हें प्रॉपर डंपिंग की जाए। उसके अलावा जंगलात की हिफाजत की जाए, नए नए जंगलात बनाए जाए, जंगलात के अंदर प्लांटेशन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट की डेवलपमेंट हो, प्लांटेशन हो। इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि ड्रिप सिस्टम्स यूज़ होते हैं दूसरे ममालिक में, तो इससे भी जो है वो हमारी सॉइल पोल्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अब बात करते हैं एक नॉन मटेरियल पोल्यूशन की, जिससे कहा जाता है नॉइस पोल्यूशन। मैंने आपको बताया नॉन मटेरियल पोल्यूशन ऐसी पोल्यूशन होती हैं जिनमें आप एनवायरनमेंट को रहने के काबिल नहीं छोड़ते, बट किसी मटेरियल के इजाफे से नहीं होता। ये कोई मटेरियल का इजाफा ना हो रहा हो, बस आपका एनवायरनमेंट रहने के काबिल ना हो, बर्दाश्त के काबिल ना हो, तो उसे फिर हम नॉन मटेरियल पोल्यूशन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या है? अगर हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा साउंड पैदा कर दें, ऐसी साउंड जो अनप्लेजेंट हो। हमारे एनवायरनमेंट में आपने फिजिक्स में पढ़ा हो कि ऐसी आवाज़ें जो अनप्लेजेंट होती हैं, सुनने में अच्छी नहीं लगती, उन्हें नॉइस कहा जाता है। ये नॉइस आपके एनवायरनमेंट में होती है, बट ये बहुत कम होती है, इसलिए आपका एनवायरनमेंट रहने के काबिल है। अगर इस अनप्लेजेंट साउंड को, जिसे नॉइस कहा जाता है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आपका एनवायरनमेंट अनबेरेबल हो जाता है और इसे नॉइस पोल्यूशन कहा जाता है। इंडस्ट्रीज के अंदर से बहुत सारी अनप्लेजेंट साउंड यानी नॉइस पैदा होती है। सोशल इवेंट्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन, ये सब नॉइस पोल्यूशन के रीजंस होते हैं। जो लोग रोडों पे रहते हैं तो वो जब रात होती है तो गाड़ियों की तादाद कम होती है, नॉइस कम प्रोड्यूस होती है, तो चले वो रह लें। लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस व्हीकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस हो रहा होता है और फिर वो जो है ना, उनका एनवायरनमेंट अनबेरेबल हो जाता है। इसकी वजह से हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके फैक्ट हैं कि जी हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं नॉइस पोल्यूशन की वजह से। स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, लोगों को नींद ख़राब हो जाती है, नींद नहीं आती, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ के अदर इश्यूज भी डेवलप होते हैं, कम्युनिकेशन में भी इंसानों को परेशानी होती है। और अगली जो हमारे पास टाइप है वो है रेडिएशन पोल्यूशन। ये भी एक नॉन मटेरियल पोल्यूशन है, इसमें भी हम किसी मटेरियल का इजाफा नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे एनवायरनमेंट में देखें रेडिएशंस मौजूद हैं,
नेचुरल रेडिएशंस मौजूद हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में है। अगर रेडिएशंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए आपके एनवायरनमेंट में, इंक्रीज इन दी नेचुरल रेडिएशन लेवल बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड रेडिएशन पोल्यूशन। रेडिएशंस का हद से ज़्यादा लेवल बढ़ जाना रेडिएशन पोल्यूशन कहलाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स, बहुत सारे रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो रेडिएशन का लेवल बढ़ जाता है आपके एनवायरनमेंट में। कॉस्मिक रेज जो आपके आउटर स्पेस से आ रही होती हैं वो काफ़ी जो है वो रेडिएशन पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो रेडिएशन पोल्यूशन का इस्तेमाल का जो कॉज है वो भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट और ऐसी कुछ डिवाइसेस होती हैं जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को जनरेट करती हैं। मिसाल के तौर पे सेल फोन का ज़्यादा इस्तेमाल हो, टीवी, इनसे भी रेडिएशंस जनरेट होती है, माइक्रोवेव ओवन से भी, एंटीना से भी। ऐसे इलाके जहाँ सेल टावर्स लगे हुए तो सेल टावर्स में से भी रेडिएशंस जनरेट होती हैं। तो अब एक ही इलाके में अगर आप बहुत ज़्यादा सेल टावर लगा देंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा रेडिएशन हो जाएगी, उस एरिया में फिर रेडिएशन पोल्यूशन हो जाएगी। तो सेल टावर्स को दूर दूर रखें, इन रेडिएशन इमिटिंग डिवाइसेस का कम से कम इस्तेमाल करें, तो ऐसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, खासकर कैंसर्स हो जाते हैं। रेडिएशंस के बहुत ज़्यादा लेवल अगर बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर हो जाता है, ल्यूकीमिया कहलाता है। स्किन कैंसर भी जो है वो रेडिएशन पोल्यूशन से ही होता है। सो ये था पोल्यूशन पर आज का लेक्चर। अब आते हैं सेक्शन ए एमसीक्यूज पर। फर्स्ट एमसीक्यूज है अनडिजायरेबल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट दैट विल हार्मफुली इफेक्ट लाइफ इज कॉल्ड। ना चाहने वाले चेंजेस अगर आपके एनवायरनमेंट में हो जिससे आपकी लाइफ पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता हो तो इसे क्या कहा जाता है? अर्बनाइजेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पोल्यूशन या ओजोन डिप्लेशन। तो ऐसे चेंजेस आपके एनवायरनमेंट में जिससे फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट हो उसे पोल्यूशन कहा जाता है। एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लेशन आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ। ये जो एसिड रेन होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ओजोन डिप्लेशन होता है, ये किस किस्म के पोल्यूशन का इफेक्ट होता है? तो ये तीनों एयर पोल्यूशन का इफेक्ट्स होते हैं। इट कॉज डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। कौन सा पोल्यूशन है जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है? तो इसका आंसर है सी, सॉइल पोल्यूशन से सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। दैट इज कॉज ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ नॉइज। अगर आपके एनवायरनमेंट में नॉइज की बहुत ज़्यादा मिकदार हो जाए तो इससे फिर कौन सा पोल्यूशन क्रिएट होता है? तो इसको हम कहते हैं डी नॉइज पोल्यूशन। सेल फोन, टीवी, माइक्रोवेव ओवन, एंटीना, सेल टावर आर द मेन सोर्स ऑफ रेडिएशन। ये जो हमारे पास सेल फोन्स होते हैं, टीवी होता है, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, एंटीना होते हैं, सेल टावर होता है और सेल टावर्स होते हैं, ये जो हैं किस किस्म के रेडिएशन की मेजर सोर्सेस होती हैं? तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये रेडिएशंस जनरेट करती हैं। इनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपके एनवायरनमेंट में रेडिएशन के लेवल को बढ़ा देता है और इसकी वजह से फिर रेडिएशन पोल्यूशन होती है। इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गी इज कॉल्ड। अगर हमारे समुद्रों में एल्गीज मौजूद होते हैं, हमारे पानी में एल्गीज मौजूद होते हैं, फ्रेश वाटर में एल्गीज मौजूद होती हैं। एल्गीज के बारे में आपने पढ़ा है, ग्रीन कलर के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, प्लांट्स की तरह ये ऑटोट्रॉप होते हैं। ये अच्छे हैं, ये आपके एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन इनकी वजह से आ रही है। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। बट इनका भी हद से ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। समंदर में, पानी में, लेक में, जैसे अगर झील है कोई, आपने देखा होगा ना अक्सर ठहरा हुआ पानी होता है, कुछ टाइम बाद आपको उसमें ग्रीन कलर की काई नज़र आ जाती है, उस पर ग्रीन कलर की सतह चढ़ी हुई होती है। हुआ क्या, ठहरे हुए पानियों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है कि वो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही होती है। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? अगर एल्गी का इन वाटर बॉडीज़ के अंदर एल्गी का जो रेट है ग्रोथ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फिर वो ग्रीन अपीयरेंस हो रही हो तो इसको यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यूट्रॉफिकेशन। इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गी इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। दे आर द रिसोर्सेज विच आर रीयूजेबल। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखिए, दो तरह का रिसोर्सेज होता है आपके पास, आपके एनवायरनमेंट में दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एनर्जी के, मटेरियल्स के। यहाँ एनर्जी की बात कर लें, एनर्जी के दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं।
एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वो रीयूजेबल नहीं है, पर आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल। सो दे आर द रिसोर्सेज विच आर रीयूजेबल। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स टाइप। पोल्यूशन को आपने डिस्क्राइब करना है और उसकी जो दो टाइप्स हैं, मटेरियल पोल्यूशन एंड नॉन मटेरियल पोल्यूशन, उन्हें आपने बयान करना है। तो ये आपके पास इसका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लिएगा। सबसे पहले पोल्यूशन की डेफिनेशन हमने लिखी और उसके बाद जो उसकी टाइप्स हैं दोनों, उनको हमने डिफाइन कर दिया। तो यहां से आपने आंसर को नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, डिस्क्राइब हज़ार्डियस इफेक्ट कॉज्ड बाय सॉइल पोल्यूशन। आपने सॉइल पोल्यूशन को डिस्क्राइब करना है और उसके जो इफेक्ट होते हैं उसे आपने यहाँ बयान करना है। तो आपने सॉइल पोल्यूशन को डिफाइन किया यहाँ पे सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने उसके इफेक्ट बताए। ग्रोथ ऑफ प्लांट इफेक्ट हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स अगर क्रॉप एब्जॉर्ब करें और फिर इन क्रॉप्स का ह्यूमन इस्तेमाल कर ले तो ये उनमें मुंतकिल हो जाते हैं और ह्यूमन की इफेक्ट करते हैं हेल्थ को। जाहिर बात है ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि अगर हम सिर्फ सॉइल पोल्यूशन के साथ उसका हार्मफुल बयान कर दें, तो हमने साथ साथ कंट्रोल भी बता दिया कि जी सॉइल पोल्यूशन को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ आपने इस आंसर को नोट डाउन कर लेना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन, डिस्क्राइब हैज़ार्डियस इफेक्ट कॉज्ड बाय इट। आपने नॉइस पोल्यूशन को डिस्क्राइब करना है और उसके इफेक्ट को डिस्क्राइब करना है। तो ये आपके पास नॉइस पोल्यूशन की डेफिनेशन है और उसका जो इफेक्ट होता है उसका यहाँ पर आपने नीचे जिक्र कर दिया है। तो इस आंसर को भी आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रेडिएशन पोल्यूशन, डिस्क्राइब हैज़ार्डियस। अब आपको रेडिएशन पोल्यूशन बताना है, तो ये इसका आंसर है रेडिएशन पोल्यूशन। आज के लेक्चर में इन सारे पोल्यूशन के टाइप को हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ से आपने आंसर को नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब पॉल्यूटेंट्स, नेम सम कॉमन पॉल्यूटेंट्स। आपको पॉल्यूटेंट्स डिस्क्राइब करने और कुछ पॉल्यूटेंट्स को आपने उनके नाम लिखने हैं। तो पॉल्यूटेंट्स किसने कहते हैं, वो जो मटेरियल्स हैं जो आपके एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, जिनसे आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होता है, उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करें, दे आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है क्योंकि इसकी वजह से आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक पॉल्यूटेंट है क्योंकि इसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट में जो है वो पोल्यूशन होता है। मर्क्यूरी, सेलेनियम, ये जो एलिमेंट्स हमने पढ़े ये पॉल्यूटेंट्स हैं क्योंकि इनकी वजह से आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। तो कुछ पॉल्यूटेंट्स के हमने नाम यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। डिपॉजिट मैटर सच एज सूट, स्मोकर, टार, डस्ट, ग्रेट, gases like sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, chlorine or oxygen. Chemical compound like aldehyde, arsines, hydrogen fluoride, chlorofluoromethane, phosgene, detergents. Heavy metals like lead, mercury, iron, zinc. Economic poison like herbicide, fungicide, insecticide, fertilizers, savages, radioactive substances, noise and heat. So these are pollutants. डिस्क्राइब डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। आपने ओजोन लेयर की डेप्लेशन को डिस्क्राइब करना है। ओजोन लेयर पर हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ओजोन लेयर क्या होती है और इसकी डेप्लेशन से क्या मुराद है और उसका फिर इफेक्ट क्या पड़ता है। तो यहाँ हमने ओजोन लेयर को डिफाइन किया सबसे पहले, उसके बाद हमने ओजोन डिप्लेशन को डिस्क्राइब किया। तो इस सवाल के आंसर को आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम एंड इट्स इफेक्ट। यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम आपको बताना है क्या होता है और उसके इफेक्ट बताना है। तो ये आपको मैंने बताया अभी कि हमारे पास एल्गी जो है वाटर बॉडीज में अगर उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम कहा जाता है। और नीचे उसके कुछ इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। इट स्पॉइल्स फिशिंग, स्विमिंग एंड रिक्रिएशनल क्वालिटीज ऑफ वाटर। डेड एल्गी समटाइम रिलीज टॉक्सिन्स which have lethal effects to various organisms. Excess growth of other decomposer also uses the excess oxygen present in water, which leads to that of other organisms. It also reduces the light reaching to lower layer in water. It can create dead zones, which are areas of water with little or no oxygen. What do you mean by conservation? Explain how can we conserve our nature. Conservation और उसके
कंजर्व नेचर को कंजर्व करने पर आपने यहाँ शॉर्ट नोट लिखना है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आपने बताया सबसे पहले, दे आर द मटेरियल्स इन आवर एनवायरनमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन आवर लाइफ ऑन अर्थ सच एज एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, मिनरल्स, प्लांट एंड एनिमल्स। टाइप्स बताएं आपने, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, दे आर द रिसोर्सेज विच आर रीयूजेबल, एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर द रिसोर्सेज विच आर नॉट रीयूजेबल। कंजर्वेशन ऑफ नेचर पे आपने लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर मीन्स प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड केयरफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नीड टू फाइंड alternate resources to slow down the dependency at one resource, should find ways to reduce the wastage like water usage and power usage, develop methods to reuse the resources again and again, develop methods to recycle materials। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, डिस्क्राइब हैजर्डियस इफेक्ट कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को सबसे पहले आपने डिफाइन किया, उसके बाद उसके आपने हार्मफुल इफेक्ट्स को डिफाइन किया। ये दोनों आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिए, यहाँ से इस आंसर को नोट डाउन कर लिएगा। और फिर आखिर में आप कंट्रोल का जिक्र करेंगे कि कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन किस तरह होगा, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। इस आंसर को नोट डाउन कर लिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, डिस्क्राइब हैजर्डियस इफेक्ट कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन पे भी बात हो चुकी है, इसी तरीके से जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 को आंसर किया, इसी तरीके से हम जवाब देंगे। पहले वाटर पोल्यूशन, फिर उसका हार्मफुल इफेक्ट, और उसके बाद इसका कंट्रोल। तो इस आंसर को भी नोट डाउन कर लिएगा। ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट पोल्यूशन। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।